भाई सब जब तक हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहेंगे, जब तक एक समूह नहीं बनेगा, तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। एक तो गरीब बच्चों को पढ़ाने का, जिसको गांधी जी का सपना था नई तालीम का, कि गांधी जी का विचार लोगों के बीच में लगातार जाता रहे। लेकिन ये सरकार तो एक तो समाज को बांटने में लगी हुई है कि गांधी जी समाज में समरसता चाहते थे, भाई हिंदू या मुसलमान हो, सबको ईश्वर अल्लाह ने बनाया है। नमस्कार, मैं शाश्वत पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। आज हम बात करेंगे सर्व सेवा संघ के कार्यक्रम संयोजक रामधीरज सर से। रामधीरज सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सर्व सेवा संघ है यह कब स्थापित हुआ और इस ऐतिहासिक धरती है सर्व सेवा संघ, इसका नाम क्यों पड़ा? ऐसा है, इसकी स्थापना तो 1948 में जब गांधी जी की डेथ हुई उसके बाद हुआ। उनकी मृत्यु के बाद, शहादत के बाद पूरे देश भर के लोग सेवाग्राम में इकट्ठे हुए थे और सब लोग चिंतित थे कि भाई आखिर गांधी जी के बाद क्या होगा। तो उसी समय जो लोग भी राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी, जयप्रकाश जी, विनोबा जी, जितने भी लोग वहाँ देश भर के लाखों लोग थे, वो सब लोगों ने तय किया कि भाई हमको इस काम को आगे बढ़ाना है। लेकिन कैसे बढ़ाना है, तो उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी की जितनी रचनात्मक संस्थाएं हैं, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था देश की, समाज की, गरीबों की सेवा करना। तो उन्होंने तय किया कि हम गांधी जी के काम को आगे बढ़ाएंगे और उसका नाम रखा उन्होंने सर्व सेवा संघ, सबकी सेवा। तो अगर सर्व सेवा संघ की बात करें तो यह मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करता है? सर्व सेवा संघ जितने भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम थे वो सभी करता है। सबसे पहले तो कौमी एकता का काम है, राष्ट्रीय एकता का काम है देश के लोगों से। दूसरा जो बड़ा काम है वो खादी और ग्रामोद्योग का काम है, जो गांधी जी का सपना था कि देश भर में खादी बने। तीसरा जो है नौजवानों की ट्रेनिंग का है। चौथा स्वास्थ्य का काम है। पांचवा जो है महिलाओं के विकास का काम है। छठवां किसानों की खासतौर से जैविक खेती और इस तरह का काम है। पांचवा जो है अगला जो है वो जो देश के अन्य गरीब लोग हैं उनके बीच में काम, आदिवासियों के बीच में काम से सेवा करना। तो इस तरह से जितने भी गांधी जी के 18 रचनात्मक काम थे वो सारे ही सर्व सेवा संघ करता है। लेकिन इस समय मुख्य रूप से हम दो कामों में विशेष रूप से लगे हुए हैं। एक तो गरीब बच्चों को पढ़ाने का, जिसको गांधी जी का सपना था नई तालीम का, वो काम चल रहा है देश भर में। और दूसरा जो है वो साहित्य प्रकाशन का, कि गांधी जी का विचार लोगों के बीच में लगातार जाता रहे, क्योंकि जब विचार अच्छा होगा तभी देश अच्छा बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ से साहित्य प्रकाशन का काम करते हैं। या सर्व सेवा संघ प्रकाशन है, वो गांधी जी, विनोबा जी, जयप्रकाश, जो भी ऐसे तमाम देश के विद्वान लोग हैं उनकी छपी हैं। और वो 72 रेलवे स्टेशनों पर और करीब देश भर में ऐसी 100 से ज़्यादा हमारे सेंटर्स हैं, जो हमारे सर्वोदय मंडल है और साथी है, युवा हैं, वो लोग उसमें लगे हुए हैं। तो करीब 150 से ज़्यादा हमारे स्टॉल्स हैं जहां हम इस काम को करते हैं, ताकि लोगों तक, नौजवानों तक अच्छा विचार जाए। उस काम में हम लगे हुए हैं। तो इस ऐतिहासिक ज़मीन पर या फिर सर्व सेवा संघ पर ऐसे कौन कौन से क्रांतिकारी महापुरुष थे जिनका आगमन इस धरती पर हुआ है? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। इसमें एक तो ये है कि सबसे पहले जो इस जगह को चुनने का काम है वो विनोबा जी ने किया। जब यहाँ से पद यात्रा करते हुए जा रहे थे तब उन्होंने इस जगह को देखा था और ये कहा कि भाई ये बहुत अच्छी जगह है, इसको हमें चयन करना चाहिए और यहाँ एक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का एक साधना केंद्र बनाना चाहिए। उनका ये मानना था कि जैसे व्यक्तिगत साधना के लिए, मुक्ति के लिए आदमी साधना करता है, ऐसे सामाजिक साधना के लिए भी लोगों को एक साथ सामूहिक जीवन जीते हुए और संकल्प के साथ समाज निर्माण के काम में लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने खुद ही इसका नाम साधना केंद्र रखा था। यहाँ जो भी सामाजिक कर्म के में लगे हुए थे, जैसे उस समय प्रमुख लोगों में से राधा कृष्ण बजाज जी थे, इस वाले कमरे में रहते थे। वो बजाज परिवार जुड़े हुए थे, लेकिन बहुत ही समर्पित थे। ऐसे ही आचार्य राममूर्ति जी थे, वो इस वाले कमरे में रहते थे।
फिर कृष्णराज मेहता जी थे, वो भी यहाँ रहते थे। घर के जो सामने जिसमें मैं भी रह रहा हूँ उसमें धीरेन्द्र मजुमदार जी रहते थे। ऊपर वाले कमरे में रविंद्रनाथ उपाध्याय रहते थे। उधर के कमरे में नारायण देसाई रहते थे। ऐसे तमाम जो बड़े बड़े लोग थे वो सारे लोग रहते थे। और यहाँ नियमित रूप से प्रशिक्षण का काम चलता था। प्रशिक्षण के काम को, नौजवानों को प्रशिक्षित करने का काम नारायण देसाई करते थे। और उसमें तमाम देश के बड़े बड़े नाम जो है वो, जिसमें आप जो शुरू के दौर के अगर नाम आप देखें तो उसमें सुंदरलाल बहुगुणा भी थे, एस.एन. सुब्बा राव भी थे, और आज के बड़े पत्रकार हैं श्रवण गर्ग, ये भी थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है जो पत्रकार हुए, राजनीति में गए। जैसे अभी का अगर देखें तो इसमें जो राज्यसभा के सांसद हैं हरिवंश नारायण, वो भी यहाँ जयप्रकाश जी के संपर्क में थे, यहाँ कई बार आए हैं, अच्छी तरह जानते। प्रकाशन में बहुत सारी किताबें उन्होंने ली, देखी। वो बड़े पत्रकार हुए और प्रभात खबर जो रांची छपता था उसके संपादक थे, इसमें राज्यसभा में हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, एक और साथी थे जो चौथी दुनिया निकालते हैं, सांसद भी थे, संतोष भारती, वो भी यहाँ रहते थे। वो बगावत विद्यालय यहाँ चलता था कि ऐसे बच्चे जो बागी हैं, जो समाज को बदलना चाहते हैं, उन लोगों का यहाँ ट्रेनिंग कैंप चलता रहता, रेगुलर चलता रहता था। बहुत सारे साथी ऐसे थे। तो इस जगह का उद्देश्य ये था कि भाई ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना, ऐसे लोगों का, ऐसे नौजवानों का निर्माण करना जो आगे जा कर के अपने करियर के बारे में नहीं, अपने नौकरी के बारे में नहीं, बल्कि समाज निर्माण के काम में लगें। ये इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य था। यदि आज की परिस्थिति की बात करें तो गांधीवादी और समाजवादी विचारधाराओं पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो ठीक बात है, क्योंकि ये जो अभी सरकार है इस समय, वो तो शुरू से ही गांधी विचार की विरोधी रही है, क्योंकि उन्होंने गांधी की हत्या की, ये दुनिया जानती है। क्योंकि गांधी जी समाज में समरसता चाहते थे, भाई की भेदभाव की बात नहीं करते थे, सबको मिलकर रहने की बात करते। इसलिए उनका जो सबसे पहला रचनात्मक कार्यक्रम था वो कौमी एकता का था। भाई सब जब तक हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहेंगे, जब तक एक समूह नहीं बनेगा, तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। दूसरा, उन्होंने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग का कार्यक्रम चलाया। स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा का कार्यक्रम चलाया। तो ऐसे तमाम गांधी जी कार्यक्रम चलाते थे जिससे कि समाज, राष्ट्र आगे बढ़े और लोग आत्मनिर्भर हों। लेकिन ये सरकार तो एक तो समाज को बांटने में लगी हुई है, तो इसलिए हमारे से उनका मेल नहीं खाता है। वो हिंदू मुसलमान को अलग अलग मानते हैं, जबकि भारतीय, गांधी जी भी कहते थे, भारतीय परंपरा में भी है कि भाई आत्मा अजरम है, हिंदू या मुसलमान हो, सबको ईश्वर अल्लाह ने बनाया है। ये अलग बात है भाई, अभी तो 1400-1500 साल से मुसलमान हैं, लेकिन उससे पहले तो सब समाज एक ही था ना। तो ईसाई होने, मुसलमान होने या सिख होने से, हिंदू होने से कोई बात नहीं होती है। हिंदू होना माने कोई पवित्र हो जाता है, या हिंदू होना माने ईमानदार हो जाता है, हिंदू माने वीर हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। जो कमियां हर आदमी में होती है वो मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है। लेकिन बिना समाज के मिले, समाज में भेद करके आप समाज को नहीं चला सकते हैं, किसी भी राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए गांधी जी कहते थे कि वे सब लोग एक साथ मिल कर के रहें, तभी कोई देश, समाज या परिवार आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से जो अभी देख रहे हैं, देश में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, तो गांधी जी का ये था, जो अभी जिनको भारत वो नोबेल पुरस्कार भी मिला, उन्होंने भी कहा कि सबसे अच्छा गांधी जी का सिद्धांत है। क्यों? तो उनका चरखा चलाने से, खादी के काम से हर आदमी की जेब में पैसा आता है, आदमी का स्वाभिमान जागता है। जब हर आदमी की जेब में आएगा तभी जो है बाज़ार भी आगे बढ़ेगा, तभी जो है देश की आर्थिक उन्नति भी होगी। तो बिना लोगों की आर्थिक उन्नति किए हुए आप केवल 5 किलो अनाज दे करके लोगों को गरीब तो बनाए रख सकते हैं, लोगों के ईमान को और लोगों के ज़मीर को तो खरीद सकते हैं, लेकिन बिना स्वावलंबी हुए समाज और राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि हर आदमी के हाथ में काम हो, जिससे कि स्वावलंबी हो करके आदमी
देश और समाज की सेवा करें।